नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 8 का भूगोल। तो कक्षा 8 के भूगोल में मित्रों आज है अध्याय 3 और अध्याय 3 का नाम है मित्रों कृषि। तो मित्रों इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। सीटेट के लिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों के एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। तो मित्रों जो एग्रीकल्चर शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्दों से हुई है और एग्रीकल्चर शब्द मित्रों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है एगर या एग्री और दूसरा है कल्चर। तो एगर या एग्री का अर्थ है मित्रों मृदा और कल्चर का अर्थ होता है कृषि। पौधों से परिष्कृत उत्पादन तक की रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। तो मित्रों पौधों से लेकर के परिष्कृत उत्पादन तक की रूपांतरण में 3 आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, जिसको प्राथमिक सेक्टर अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण। तो मित्रों जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं इनके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से होता है। जैसे आप देख सकते हैं कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन, संग्रहण, उसके बाद खनन, ये सब मित्रों प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत उद्योग धंधे अर्थात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना आदि आता है। तो मित्रों जो द्वितीयक क्षेत्र होता है वह उद्योग धंधों से संबंधित होता है। उद्योग धंधे में मित्रों सबसे अधिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है। जैसे देख सकते हैं डबल रोटी को बनाने के लिए मशीनीकरण का प्रयोग, फिर कपड़ा बुनने के लिए मशीनों का उपयोग। तो इसलिए मित्रों ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, विज्ञापन आदि। तो तृतीयक क्षेत्र को मित्रों सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के लिए तृतीयक क्षेत्र का प्रयोग होता है। इसमें यातायात, व्यापार, बैंकिंग, विज्ञापन आदि सम्मिलित हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें सम्मिलित है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल को उगाया जाता है, फलों को, सब्जियों को, फूलों को उगाया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे सीटेट ने यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। तो मित्रों जहाँ पर स्थलाकृतियाँ अनुकूल हैं, मृदा अनुकूल है, जलवायु अनुकूल है, तो वहाँ पर खेती करना आसान है। सेरीकल्चर के अंतर्गत मित्रों रेशम उत्पादन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन किया जाता है। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत मित्रों उद्यान कृषि अर्थात सब्जियों, फूलों और फलों को उगाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों कृषि तंत्र। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। कृषि के महत्वपूर्ण निवेश में बीज, उर्वरक, मशीन और श्रमिक शामिल हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कृषि के महत्वपूर्ण निवेश में क्या क्या शामिल है, तो बीज, उर्वरक, मशीन और श्रमिक शामिल हैं। जबकि जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई कृषि की कुछ संक्रियाएं हैं। कृषि तंत्र में निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब देखते हैं मित्रों कृषि के प्रकार। विश्व में विभिन्न तरीकों से खेती की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में बांटा गया है। तो मित्रों जो विश्व है उसमें विभिन्न तरीके से खेती की जाती है। भौगोलिक दशाओं के आधार पर, उत्पादन की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के आधार पर देखा जाए मित्रों तो कृषि को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को निर्वाह कृषि कहते हैं और दूसरे को वाणिज्य कृषि कहते हैं। तो इसमें देखते हैं मित्रों सबसे पहले निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह कृषि किसान
परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो निर्वाह कृषि होती है उसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। तो मित्रों निर्वाह कृषि में पारंपरिक रूप से देखा जाए तो कम उत्पादन होता है इसमें, और निम्न स्तरीय के प्रौद्योगिकी और इसमें परिवार के लोग ही काम करते हैं। निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बांटा जाता है। आइए मित्रों देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। तो मित्रों जो गहन निर्वाह कृषि होते हैं उसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजार जो होते हैं उसी से खेती करेगा और अधिक श्रम उसमें लगाएगा। अधिक धूप वाले दिनों से उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि गहन निर्वाह कृषि में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। गहन निर्वाह कृषि की जो प्रमुख फसल मानी जाती है मित्रों वो चावल मानी जाती है। इसमें अन्य फसल में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन भी उगाए जाते हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। अब देखते हैं मित्रों आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। तो मित्रों जो आदिम निर्वाह कृषि है इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण को शामिल किया गया है। स्थानांतरित कृषि वो होती है मित्रों कि लोग क्या करते हैं कि जंगलों को जला देते हैं और जंगल को जलाने के बाद जो राख होता है मित्रों वह मिट्टी को उपजाऊ को बढ़ा देता है और पुनः उसमें खेती करने लगते हैं। जैसे ही मिट्टी की उपजाऊ खत्म हो जाती है मित्रों पुनः आगे लोग बढ़ जाते हैं और जंगलों को जलाते हैं और पुनः उस राख से मिट्टी की उपजाऊ बढ़ जाती है। तो यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। इसी को स्थानांतरित खेती कहते हैं। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इन क्षेत्रों में मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसे फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। अगला देखते हैं मित्रों चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण सहारा के शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। तो मित्रों जो चलवासी पशुचारण है वह सहारा के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में, मध्य एशिया में और भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार के कृषि में जो पशुचारक होता है मित्रों वह अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। यह पशुचारकों और उनके परिवार वालों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो मित्रों जो पशुचारक होते हैं वह भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं और इनसे ये लोग दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध करा लेते हैं। अगला देखते हैं मित्रों वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत क्षेत्र और अधिकांश पूंजी निवेश किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि जो वाणिज्यिक कृषि होती है उसमें बहुत अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक पूंजी लगाया जाता है और इसमें सबसे अधिक जो काम होते हैं मित्रों वह मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल हैं। तो मित्रों वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत वाणिज्यिक अनाज कृषि आता है, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि आता है। अब देखते हैं मित्रों वाणिज्यिक अनाज कृषि। इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं।
ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। इस कृषि में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। अगला देखते हैं मित्रों, मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो मित्रों, जो मिश्रित खेती होती है वह भोजन के लिए, चारे के लिए और फसल उगाने के लिए तथा पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। अगला देखते हैं मित्रों, रोपण कृषि। रोपण कृषि में चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एक फसल उगाई जाती है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि रोपण कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो चाय, कहवा, काजू, केला, रबड़, कपास उगाई जाती हैं। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो मित्रों, रोपण कृषि में परिवहन के लिए बहुत अधिक आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि मलेशिया में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन किया जाता है, ब्राज़ील में कहवा सबसे अधिक, भारत और श्रीलंका में चाय सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं मित्रों प्रमुख फसलें। तो प्रमुख खाद्य फसलों में मित्रों गेहूं आता है, चावल, मक्का और बाजरा आता है। रेशेदार फसलें मित्रों जूट और कपास आता है। पेय फसलों में चाय और कहवा आता है। अब देखते हैं मित्रों चावल के बारे में। तो यह विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान चाहिए, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए प्रमुख जो मृदा होती है मित्रों वह चीका युक्त जलोढ़ मृदा होती है। विश्व में चावल उत्पादन में प्रमुख जो देश हैं वह चीन है, उसके बाद भारत, उसके बाद जापान, उसके बाद श्रीलंका और उसके बाद मिस्र है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 बार चावल की फसलें उगाई जाती हैं। अब देखते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं की बुआई के समय मध्यम तापमान एवं वर्षा तथा कटाई के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि गेहूं की जब बुआई होती है तो उस समय मध्यम तापमान चाहिए और कुछ वर्षा चाहिए, और कटाई के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। तो मित्रों ध्यान में रखें कि गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि भारत में गेहूं की जो बुआई होती है वह शीत ऋतु में होती है। अगला देखते हैं मिलेट के बारे में। यह मोटे अनाज के रूप में भी जाना जाता है। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे मिलेट को मोटा अनाज भी कहते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मिट्टी में उगाया जा सकता है। तो मित्रों जो मोटे अनाज होते हैं वो कम उपजाऊ वाले मिट्टी और बलुई मिट्टी में उगाए जाते हैं। मोटे अनाज के अंतर्गत मित्रों ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं। यह ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश भी हैं। तो मित्रों जो ज्वार होता है, बाजरा और रागी ये भारत में उगाए जाते हैं। इसके साथ ही नाइजीरिया, चीन और नाइजर में भी इसका उत्पादन होता है। अगला पॉइंट देखते हैं मक्का के बारे में। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। मक्का को कार्न के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों कपास के बारे में। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा चाहिए, 200 से 210 दिन तक पाला रहित दिन चाहिए और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। तो मित्रों कपास की खेती के लिए उच्च तापमान चाहिए, हल्की वर्षा और 200 से 210 दिन तक पाला रहित दिन होना चाहिए और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। कपास के लिए सर्वोत्तम जो मिट्टी मानी जाती है मित्रों वह काली मिट्टी, उसके बाद जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र
कपास उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब देखते हैं मित्रों पटसन के बारे में। पटसन को सुनहरा रेशा भी कहते हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि पटसन को क्या कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा। यह जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन उत्पादक के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब देखते हैं मित्रों कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी की खोज 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी ने किया था जो बकरी चराता था। तो मित्रों जो कॉफ़ी के खोजकर्ता माने जाते हैं वह काल्दी नाम के अरबवासी माने जाते हैं जिन्होंने 850 ईस्वी में कॉफ़ी की खोज की। मित्रों यह बकरी चरा रहे थे तो इनकी बकरियां कॉफ़ी की फलियों को जा कर के खाती हैं और काफ़ी अपने आप को उत्तेजना महसूस करती हैं। बकरियों को देख करके यह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये भी जा कर के कॉफ़ी की फलियों को खाते हैं तो इन्हें भी काफ़ी उत्तेजना महसूस होती है। तो इन्होंने क्या किया मित्रों कि पूरे विश्व को कॉफ़ी के बारे में बताया। तो इस तरह से कॉफ़ी के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वह काल्दी माने जाते हैं। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादक में प्रमुख अग्रणी जो देश है मित्रों वह ब्राज़ील है, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद भारत है। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों चाय के बारे में। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।